गुड मॉर्निंग दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 22 अक्टूबर का करंट अफेयर्स लेकर हम हाजिर हुए हैं और कुछ 3-4 सवाल हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के, जो कि पीसीएस वाले करंट अफेयर्स होते हैं। यूपी पीसीएस के लिए जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है उन करंट अफेयर्स को हम पहले पढ़ेंगे, साथ में थोड़ा सा जीएस पढ़ेंगे, क्योंकि अगर करंट अफेयर से सवाल आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जीएस से अगर उसी टॉपिक से जीएस जुड़ा हुआ सवाल आ जाए तो वो भी हमारा राइट होना चाहिए। यही हमारा पर्पस है। करंट अफेयर्स और जीएस कोई अलग अलग चीजें नहीं है, इनको मिलकर पढ़ना जरूरी है, तभी आप पीसीएस बनोगे। ठीक है, तो पहला सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा पहला सवाल हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, लास्ट में लाइक करके जाइएगा और कमेंट भी कर देना साथ में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल। कम से कम अभी 4-5 पॉइंट पढ़ेंगे, बहुत ध्यान सुनना। कोई भी पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, कुछ पूछे गए हैं पहले से, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, करंट अफेयर्स और जीएस दोनों मिक्स करके, तो आराम से बैठना। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, जो मेन से भी आ सकता है, ठीक है, विच वाज लॉन्च रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच यूनियन मिनिस्ट्री। एक प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना रिलीज हुई है, वो कौन से डिपार्टमेंट से है, ये तो सवाल हो गया। सवाल का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर, ठीक है। अब दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है केमिकल फर्टिलाइजर और एक होता है आपका बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर में गोबर आ जाता है, इस तरह की चीजें आती हैं। और केमिकल फर्टिलाइजर में जो केमिकल्स के माध्यम से हम लोग खेतों में डालते हैं वो फर्टिलाइजर आता है। तो समझ में आ गया आपको, फर्टिलाइजर वो चीजें होती हैं जो कि आपका खेतों की प्रोडक्टिविटी बढ़ा देती हैं। ये तो आसान चीज हो गई। अब हुआ क्या है, हुआ ये है, प्रधानमंत्री जी ने एक वन नेशन वन फर्टिलाइजर वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लॉन्च किया है। एक मिनट कहां चला गया, हाँ, क्या बोला उन्होंने, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम लॉन्च की। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मोदी जी ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम लॉन्च की है, जिसमें सभी कंपनीज को बोला है कि जो भी सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर होगा, अगर आपको मार्केट में बेचना है तो उन सबकी पैकिंग एक जैसी होनी चाहिए और ब्रांड नेम भारत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत। यानी कि अगर आप सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर बेचोगे मार्केट में तो सब भारत ब्रांड नेम से होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इफको कंपनी ने अपना अलग बेच दिया और दूसरी कंपनी दूसरा बेच दिया, लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सा सब्सिडाइज है कौन सब्सिडाइज नहीं है। अब थोड़ा सा समझना है यहां पर मैं क्या बोलना चाहता हूं। पहले तो समझ में आ गया ना कि प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, जिसमें कंपनी मस्ट मार्केट ऑल सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर अंडर ए सिंगल ब्रांड नेम भारत। ठीक है, अच्छा अब क्या है यहां पे समझने, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई। ये देखिए, ये भारतीय जन उर्वरक परियोजना, इसमें भारत डीएपी, अब जितने फर्टिलाइजर आना चाहे यूरिया हो, डीएपी हो, कुछ भी हो, एनपीके हो, सबको भारत डीएपी में है। जब ऐसा लिख के आएगा भारत डीएपी, इसका मतलब है ये सब्सिडाइज्ड है। अच्छा, सब्सिडी क्या होती है, चलिए पहले शुरुआत करते हैं यहां से कि ये सब्सिडी होती क्या चीज है। इसको मैं इकोनॉमिक्स से जोड़ रहा हूं, इस चीज को मैं इकोनॉमिक्स जोड़ रहा हूं, उसके बाद मैं इस चीज को साइंस से जोड़ूंगा मैं। ठीक है, अब समझिए, उसके बाद मैं फिर से इकोनॉमिक्स जोड़ दूंगा। 3 सवाल हैं। डेफिनेशन ऑफ सब्सिडी, हम बार बार बोल रहे हैं सब्सिडाइज सब्सिडाइज सब्सिडाइज। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, बाद में हिंदी में कर लेंगे। क्या है, सब्सिडी इज मनी दैट इज पेड बाय द गवर्नमेंट और एन अदर अथॉरिटी इन ऑर्डर टू हेल्प एन इंडस्ट्री और बिजनेस और टू पे फॉर ए पब्लिक सर्विस। क्या मतलब है कि भाई मान लेते हैं मार्केट कॉस्ट सब्सिडी, मार्केट कॉस्ट फर्टिलाइजर की 1000 रुपए पर बोरी है। 1000 रुपए पर बोरी, यानी कि इसको बनाने में, मार्केट करने में, अगर सब कुछ नॉर्मल मार्केट रेट पे देखेंगे तो 1000 रुपए पर बोरी हो रही है। लेकिन 1000 रुपए पर बोरी शायद पॉसिबल नहीं हमारे किसानों के लिए कि वो यूज कर पाए। तो सरकार चाहती है कि इसको थोड़ा सा ऐसा कर दिया जाए कि वो आसान सस्ता पड़ जाए और किसान जो है उसको यूज कर पाए। तो बोरी बोल देंगे 500 रुपए की है मार्केट प्राइस का 1000 रुपया, किसान ने 500 रुपए दे दिए और बाकी 500 रुपए जो बचा कुचा है वो सरकार दे देती है। तो इसे कहते हैं सब्सिडी करना, जैसे कि वो प्रोडक्ट आपके लिए सस्ता हो जाए, कंज्यूमर के सस्ता हो जाए, लेकिन आपके बिहाफ पे सरकार पे कर रही होती है, जिससे कि आप यूज कर पाओ, क्योंकि इसके फायदे बहुत सारे हैं। ठीक है, इसे सरकार अपनी तरफ से कुछ फाइनेंस करती, फंड करती है, सब्सिडाइज कर देती है चीजों को। यही आपका गैस के माध्यम होता है, पेट्रोल में भी होता है, इस तरह की होती है। ठीक है, सरकार अपनी तरफ से पे करती है, इसे कहते हैं सब्सिडी कहते हैं। अब ये सब्सिडी करके मिसयूज हो जाता है।
मिसयूज सब्सिडी का हुआ है, क्योंकि सब्सिडी का मतलब है कि सस्ता पानी हो जाना। अब होता क्या था एक टाइम पर, आज से कुछ 5-6-7 साल पहले की बात है, कि यूरिया जो होता था वो भी सब्सिडी है। सरकार ने कहा कि भाई यूरिया का जो आधा पैसे से ज्यादा हम देंगे, आधा का किसान देगा। अब यूरिया सरकार ने सब्सिडाइज कर दिया उसको, वो बोरी सस्ती पड़ गई, 200 रुपए की पड़ गई, वैसे होना चाहिए 500 रुपए की, लेकिन वो यूरिया खेत में ना जाके किसी और इंडस्ट्री में जा रहा है, यानी कि इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही, कहीं और इस्तेमाल कर रहे हैं। यूरिया खेत में ना जाकर किसी इंडस्ट्री में जा रहा है, वहां पे नाइट्रोजन उससे निकाली जा रही है उससे, ठीक है। तो ये सब चीजों को रोकने के लिए क्योंकि सरकार का तो पैसे जा रहा है, लोग इसे मिसयूज कर रहे हैं। एग्जांपल और ले लेते हैं, आपके घर में सिलेंडर होता है गैस का, वो होता है डोमेस्टिक सिलेंडर, 14 किलो का होता है सिलेंडर वो, लेकिन अगर आप उसको बाहर ऐसा कॉमर्शियल यूज करेंगे तो नहीं कर सकते, क्योंकि कॉमर्शियल सिलेंडर जो होता है वो 18-19 किलो का होता है, तो वो अलग है। जो घर के सिलेंडर होते हैं वो सब्सिडाइज होते हैं, लेकिन कॉमर्शियल वाले सब्सिडाइज नहीं होते, वो थोड़े महंगे पड़ते हैं, ठीक है। सेम इस तरह से है कि जो चीज जिस काम के लिए बनी है वो होनी चाहिए, इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को रोकने के लिए, एक यूरिया का रोकने के लिए एक नीम कोटेड यूरिया का कॉन्सेप्ट आया। नीम कोटेड यूरिया सवाल आ चुका एग्जाम में, ठीक है, जीएस का सवाल बोल रहा हूं इस तरह का कि यूरिया के ऊपर नीम की एक परत चढ़ा दी गई, ठीक है। तो अब इसके चढ़ाने से क्या हो गया कि अब इस तरह के यूरिया को आप जो इंडस्ट्री में यूज नहीं कर सकते, इसमें से यूरिया से आप नाइट्रोजन नहीं निकाल सकते, यूरिया से नाइट्रोजन नहीं निकाल सकते इंडस्ट्री में यूज। अब इसको सिर्फ एक ही जगह पर काम कर सकते हो, वो है खेत में, इसे बोलते हैं नीम कोटेड यूरिया। इससे क्या हुआ, यूरिया की ब्लैक मार्केट रुक गई और जिस तरह से गड़बड़ होता है वो सब रुक गया इसका। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ये, ठीक है, समझ में आ रहा है वो नीम कोटेड यूरिया, एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब यूरिया की हम बात करते हैं तो मतलब एक आता है एनपीके फर्टिलाइजर, एनपीके नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, ठीक है, ये फर्टिलाइजर होता है। ये एग्जाम में आ चुका है कि भाई एनपीके फर्टिलाइजर क्या होता है, एनपीके में के क्या होता है, के का मतलब होता है पोटेशियम, ठीक है, ये भी फर्टिलाइजर होता है, ठीक है, सवाल आ चुका है। फिर एक आता है आपका यूरिया। अब यूरिया हम कह चुके हैं कि यूरिया नीम कोटेड है, लेकिन सवाल जीएस में कैसे आता है कि भैया यूरिया का मेन कंपोनेंट क्या है। यूरिया का मेन कंपोनेंट है नाइट्रोजन, ठीक है, ये कार्बामाइड होता है CONH2, तो इसमें नाइट्रोजन, इसीलिए कहता है कि यूरिया से नाइट्रोजन निकाल रहे थे इंडस्ट्रीज, इसीलिए इसमें नीम कोटेड किया गया। ये नाइट्रोजन ज्यादा होने के कारण जो है, जो जिन जमीनों में नाइट्रोजन की कमी होती है तो वहां पर यूरिया डाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन रख दिया, यूरिया इस तरह का है, 46% नाइट्रोजन, देखिए 46% नाइट्रोजन, 46% नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि यूरिया का 46% नाइट्रोजन है। ये किसी और इंडस्ट्री में काम किया जा रहा है, खेत में जा ही नहीं रहा था, तो उसमें नीम कोटेड कर दिया गया, ये जाओ भाई आप तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ में आ गया आपको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो थोड़ा सा मैंने कहा कि लेके जाएंगे, इस लाइन में पढ़िएगा। फ्रॉम एन ऑलरेडी हाई, एक पेपर के 83,000 करोड़ ड्यूरिंग 19-20 में 83,000 करोड़ की सब्सिडी दी है सरकार ने, जो कि बढ़ाकर 1,38,000 करोड़ हो गई 20-21 में, जो बढ़ाकर 21-22 में 1,62,000 करोड़ हो गया 21-22 में, और 22-23 में लगभग 20,000 करोड़ को उसने क्रॉस कर दिया गया है, ठीक है, यानी सॉरी 20,000 करोड़, 2 लाख करोड़, 1,62,000 करोड़, ये 2 लाख करोड़ का मार्क कर दिया 22 से। 2 लाख करोड़ की सब्सिडी, यानी कि सरकार इतना पैसा आपके बिहाफ पर मार्केट में यूरिया के लिए, फर्टिलाइजर के लिए दे रही है, 2 लाख करोड़ रुपया, बहुत है। इसी चीज को प्रोटेक्शन करने के लिए भारत ब्रांड निकाला गया है कि लोगों को पता तो लगे यार कौन सी बोरी है, ऐसा तो नहीं ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर बोरी जाएगी तो लोग देख पाएंगे कि सब्सिडाइज है कि नहीं सब्सिडाइज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा एक लेवल आगे लेके जाता हूं, और थोड़ा सा क्योंकि अभी डिस्कस कर ही रहे थे कि सब्सिडी वगैरह बहुत ज्यादा दी जाती है, तो एक सवाल आता है मेरे जहन में आया कि अगर इसी से और एक लेवल पे जाएं, बजट से जोड़ देते हैं, बजट से जोड़ तो क्या होगा। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ, यूनियन बजट है 2022-23 का, ठीक है। रुपी कम्स फ्रॉम, यानी सरकार को पैसा कहां से आ रहा है, बहुत अच्छा ये ग्राफ बना हुआ है कि समझिए 35 रुपया जो है, लगभग 35 रुपया जो है आपको मिल रहा है, 35 रुपया जो आपको मिल रहा है वो बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी से मिल रहा है, जो आपने इधर खरीदा उसको मिला। लगभग 15 रुपया जो आपको मिल रहा है कॉर्पोरेशन टैक्स से मिल रहा है। इसको ये अपने आप में 2 3 सवाल हैं, ये अपने आप में इकोनॉमिक्स के, ठीक है। ये फोटो
इनकम टैक्स से आप 15 रुपए कमा रहे हैं, 15%। फिर कस्टम ड्यूटी से आप 5 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। फिर इस तरह से यूनियन एक्साइज ड्यूटी है, जीएसटी है, जीएसटी से आपका 16 रुपए आ रहा है। तो सबसे ज्यादा आपका बोरिंग से सवाल ये बन जाएगा, सबसे ज्यादा पैसा कहां से कमाती है? बोरिंग्स एंड अदर लायबिलिटी, जो हम लोग खरीद, जो लोन आता है, जो चीजें लेते हैं, उससे हम लोग 35 रुपया लेते हैं। सेकंड नंबर पर आपका जीएसटी आता है, सेकंड नंबर पर जीएसटी आता है। बहुत अच्छा सवाल है, इसको समझना किस तरह टैकल किया जाता है, क्योंकि बजट के सवाल आते हैं तो आप कर पाओ उस तरह के सवाल। अब जब आप पीसीएस का पेपर दोगे तो उस साल कौन सा मतलब सरकार ने पॉलिसी अपनाई हुई है, तो वो उस समय का आंकड़ा जो होगा करना पड़ेगा, लेकिन मोर और लेस सवाल ऐसे ही आता है इकोनॉमिक्स से। अगर हम बात अभी जो कर रहे थे कि रुपीज गोज टू कहां जा रही है, देखिए सबसे ज्यादा बड़ा दिख रहा है आपको लाल रंग का ही है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, जो सेंटर गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है वहां पर पैसा जा रहा है। सेंटर गवर्नमेंट की स्कीम होती है, जो सेंटर गवर्नमेंट जो स्कीम चला रही होती है उसमें लगभग 15% जा रहा होता है, ठीक है। उससे पहले एक और है, देखिए ये सॉरी ये 20 वाला है, पीला वाला, इंटरेस्ट पेमेंट। नंबर 1 पे कौन सा है? इंटरेस्ट पेमेंट है, सॉरी डिफेंस भी है, ठीक है, पीला पीला, हाँ ठीक है, नंबर 1 पे यही है। यानी सरकार ने जो ये लोन लिया है, ठीक है, उनका इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, तो वो सबसे नंबर 1 पे है आपका, ठीक है। नंबर 1 पे आपका वो है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका है 17 नंबर वाला, ग्रीन वाला, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी, यानी कि जो सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्सेस पे कर देती है, स्टेट्स को दे देती है, वो है, ठीक है। इस तरह से आप एक चीज जो मेन यहां बनाना चाहता हूं आपको, सब्सिडी वाला है 8, ये सब्सिडी है। अब देखिए इतना ज्यादा सब्सिडी जो है 8% जो है वो सिर्फ सब्सिडी पे जा रहा है, और जब सब्सिडीज पे जाता है इसमें अच्छा खासा सब्सिडी जो है वो फर्टिलाइजर की होती है, और भी होती है, जैसे कि आपकी फूड सब्सिडी होती है, जैसे आपकी पेट्रोलियम सब्सिडी होती है, लेकिन अच्छा खासा शेयर जाता है। तो इसको आप थोड़ा सा मतलब इसको सिर्फ फर्टिलाइजर वाले सवाल से जोड़ के मत देखना, इसको एक ओवरऑल इकोनॉमिक्स के सवाल से जोड़ देखिएगा तो समझ। मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि किस तरह से सवाल बन जाते हैं, सिर्फ मेरा मकसद यहां पर है। तो थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कहां से पैसा जा रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, रैंकिंग के बारे में पता लग जाता है, इस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। शेहन करुणा तलिका है, इन्होंने 2022 का बुकर प्राइज फॉर फिक्शन जीता है, ठीक है, बुकर प्राइज जीता है शेहन करुणा तलिका। वो किस कंट्री के हैं? तो देखिए वो कंट्री है श्रीलंका के। श्रीलंका के ये हैं राइटर हैं जिन्होंने किताब लिखी द 7 मूव्स ऑफ माली एल्मीडा, 7 मूव्स ऑफ माली एल्मीडा नाम की किताब लिखी, इनको बुकर प्राइज मिला है ये, ठीक है। ये इस तरह क्वेश्चन हो गया। अब यहां पर एक चीज पे थोड़ा जोड़ना चाहता हूं, दो आते हैं, एक होता है मैन बुकर प्राइज, ठीक है, मैन बुकर प्राइज होता है, और दूसरा होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है, ठीक है। ये देखिए, तो जो मैन बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज में क्या होता है कि जो बुकर प्राइज होता है, मैन बुकर प्राइज होता है, वो होता है जिसने अंग्रेजी में कोई किताब लिखी, उसमें जो बेस्ट किताब होगी उसको दिया जाएगा अंग्रेजी में, ठीक है। तो कुछ इंडियंस ने जीता हुआ है पहले से मैन बुकर प्राइज, इसमें वाई.एस. नायपॉल हैं, ठीक है, इन अ फ्री स्टेट लिखा था, अरुंधति रॉय है एक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा था, सलमान रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन लिखा, बहुत अच्छी किताब है ये मिडनाइट चिल्ड्रन, किरण देसाई की द इनहेरिटेंस ऑफ लॉसेस लिखा था, अरविंद अडिगा की एक व्हाइट टाइगर लिखा था, ठीक है। ये इंडिया के वो लोग हैं जिन्हें मैन बुकर प्राइज मिला। लेकिन पिछले साल एक लेडी को हमारे प्राइज मिलता है जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिलता है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज वो होता है जो किसी और लैंग्वेज में लिखी जाती है, बट वो ट्रांसलेट होती है इंग्लिश में और यूके और आयरलैंड में छपती है, किसी और भाषा में लिखी जाएगी, ट्रांसलेट होगी और किसी और यूके और आयरलैंड में छपेगी, तो उसको होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। उसमें अब ये आपकी जो गीतांजलि जी थी, गीतांजलि श्री, उनको मिला। किताब का नाम था रेत समाधि, बहुत अच्छी किताब है, मुश्किल किताब थोड़ी सी पढ़ने में, लेकिन बहुत अच्छी किताब है रेत समाधि, जिसका इंग्लिश में था द टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला, नॉट मैन बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला, क्योंकि पहले हिंदी में लिखी गई है, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ था, ठीक है। ये सवाल आपको आना चाहिए इस तरह से। फिर आता है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड टू ब्रिंग द गारंटी एंड अकाउंटेबिलिटी बिल 2022। एक स्टेट ने एक बिल निकाला, गारंटी एंड अकाउंटेबिलिटी बिल 2022 फॉर द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस, कि पब्लिक सर्विस के अंदर यानी कि सार्वजनिक सेवाओं में अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस हो सके, तो एक बिल निकाल लिया गारंटी एंड अकाउंटेबिलिटी बिल 2022। किस राज्य ने निकाला है? तो वो है राजस्थान ने। राजस्थान ने कहा कि सेंसिटिविटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी हो सके और टाइम पे और क्वालिटी के साथ सर्विस डिलीवरी हो सके, यानी कि सरकार बेहतर तरीके से सर्विस डिलीवर कर सके, सही समय पर डिलीवर कर सके,
उसके लिए एक बिल निकाल दिया, कानूनी बना दिया, जिसका नाम है गारंटी एंड अकाउंटेबिलिटी बिल 2022। अब इसको मैं जोड़ दूं अगर आपको मेन से, तो एक आता है सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर जो होता है वो मेंस में आता है, GS2 में आता है, तो वहां से आप इसको, सेम काम यही है कि टाइम बाउंड सर्विसेज होनी चाहिए, सही टाइम पे होना जाना चाहिए, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि सर आप जिस डिपार्टमेंट में जाओ तो वो डिपार्टमेंट से काम हो जाए, ये नहीं कि वो लटक रहा है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च ए चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। चीफ मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम वो किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया नागालैंड ने। चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम वो क्या है आपका नागालैंड ने। और नागालैंड बोलता है कि भाई हर फैमिली को 5 लाख रुपया पर फैमिली पर ईयर दिया जाएगा और वो कैशलेस होगा। 5 लाख रुपया पर फैमिली पर ईयर दिया जाएगा, इंश्योरेंस दी जाएगी, जिससे कि उनका एक फ्री में हो सके और जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके तहत हो सके, जिससे कि लोगों को दिक्कतें ना आए, क्योंकि इलाज बहुत महंगा हो गया है तो दिक्कतें ना आए, ठीक है। तो ये नागालैंड के अंदर हुआ है। अब एक सवाल जो नागालैंड से आते हैं, नागालैंड से ऊपर कई सवाल आते हैं, कई सवाल कर मैंने कल ऑलरेडी मैंने आपको पहाड़ी और ज्योग्राफी के बारे में बताया, लेकिन आज जब सवाल आया तो मैंने कहा नहीं, ज्योग्राफी कल पढ़ लिया, अब नागालैंड से अगर कुछ पूछना होगा तो हो सकता है मैं ज्योग्राफी ना पूछ के पॉलिटी से पूछता हूं। और पॉलिटी में क्या है कि भैया ये बताओ कौन सा आर्टिकल जो है वो नागालैंड को स्पेशल स्टेटस देता है, कौन सा आर्टिकल, ये सवाल पूछा गया हुआ है, बहुत सब सवाल पूछे गए, कौन सा आर्टिकल नागालैंड को स्पेशल स्टेटस देता है? तो आर्टिकल नंबर 371A बहुत इंपॉर्टेंट है। 371A जो है वो हम लोग आर्टिकल 370 तो पढ़ते ही हैं, वो तो जम्मू कश्मीर वाला था, लेकिन ये आर्टिकल 371A ऐसे और भी है, ABCDEF ऐसे हैं, ठीक है। तो ए वाला जो है ये सवाल अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 371A 371B 371C और ऐसे आपको मैच द फॉलोइंग करना पड़ेगा। अलग अलग सबको स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं, जिसे ए में तो सिर्फ नागालैंड आता है। तो आप जब पढ़ना तो ए पढ़ना, बी पढ़ना, सी पढ़ना, डी पढ़ना, और किस किस राज्य को ABCD के तहत आता है, तो वो सवाल इसी तरह सवाल आया हुआ था, मैच द फॉलोइंग का सवाल आया, UPSC में आया हुआ था, ठीक है। क्या बोलता है ये? स्पेशल स्टेटस देने की बात कर रहा है कि हाँ भाई स्पेशल प्रोविजन देने की बात कर रहा है, किसमें? नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द क्वेश्चन, नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ नागालैंड। क्योंकि नागालैंड थोड़ा सा अलग है, तो हो सकता है हमें वो चीजें अजीब लगे, तो उनके धार्मिक और सांस्कृतिक जो कल्चरल है वो प्रैक्टिसेस पे बैन लगाने के लिए ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे। नागा का जो कस्टमरी लॉ है, यानी कि जो लोकल लॉज हैं, उसको आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजन अकॉर्डिंग टू द नागा कस्टमरी लॉ, यानी कि जो आपका सिविल और क्रिमिनल लॉज हैं, जस्टिस हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज वो भी कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी जगह के अपने सिस्टम होते हैं, अपना कल्चर होता है, अपने सिस्टम। तो जमीन किसको देनी है? एक बाप है अपने बच्चों को जमीन देना चाहता है, अपनी बेटी को जमीन देना चाहता है कि नहीं देना चाहता, किसको दे? तो वो तरीका जो भी होगा, ट्रांसफर ऑफ लैंड होगा, ओनरशिप ऑफ लैंड होगी, मिलके खेती कर रहे हैं, अलग अलग खेती कर रहे हैं, वो सब नागालैंड के अपने लोकल कानून जो होंगे उसके तहत चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो अपने धार्मिक प्रैक्टिस करना चाहें तो जिस तरह करना चाहे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वहां पर किसी ने कोई क्राइम किया, सिविल क्राइम किया या क्रिमिनल क्राइम किया, तो उसको सजा उसके हिसाब से मिल जाए। वहां पर आप ये ना बोलो कि IPC CRPC ऐसी चीजें ना लगाओ, तो वो भी चल सकता है। कहने का मतलब क्या है, ऐसा क्यों किया गया? 371A के तहत नागालैंड को स्पेशल प्रोविजन दिए गए। क्यों दिए गए? भैया देखो ये देश बड़ा अजीब है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। अगर आप सबको सिर्फ बांध के रखने के लिए आपको उनके लोकल कल्चर सिस्टम को भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तब जाके वो उनका अटैचमेंट होगा। अगर आप ही उनके कस्टम्स की वैल्यू नहीं करोगे तो वो कैसे अपने आप को हिंदुस्तान का एक मजबूत अंग समझेंगे? इसलिए जो लोकल फैक्टर्स है, कभी कभी सरकार का या पार्लियामेंट का काम होता है कि उसको समझें, उस बात को एहसास करें कि हर एक रीजन, एक क्षेत्र अपने आप में यूनिक है, ठीक है। उसमें एक ही तरह का कानून थोपना सही नहीं होता। एक कानून बना दिया और सब पे थोप दिया जाए, नहीं होता। यही से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसीलिए कई बार डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए नागालैंड में जो उग्रवाद है उसको शांत करने के लिए कुछ प्रावधान दे दिए जाते हैं कि भैया ठीक है, ये मोटा मोटा चीजें आप कर लो, बाकी तो आप हमारा हिस्सा हुई, क्या दिक्कत है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2022 की हुई थी, इंडिया की रैंक क्या थी? तो कल मैंने पढ़ाया था, बहुत अच्छा मैंने समझाया, 107 रैंक थी। 122 में से 107 रैंक थी। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के साथ साथ आपको
और भी मैंने पढ़ा दिया था, तो कल वाला वीडियो देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, और वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू।